दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ और बुक का नाम है मेरा हिंदुस्तान। जिम कॉर्बेट जी ने जो बुक लिखी थी माई इंडिया, उसे हिंदी में ट्रांसलेट किया है स्वर्गीय श्री संजीव दत्त जी ने। और इस बुक को प्रकाशित किया है नटराज पब्लिशर्स, 17 राजपुर रोड, देहरादून ने। इनकी वेबसाइट का नाम है natrajbooks.co.in। और संजीव दत्त जी जो है, उनके बारे में प्रकाश गौड़ जी ने लिखा है, जो कि अपर प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश माध्यम के थे, कि यह किताब जिम कॉर्बेट की प्रसिद्ध रचना माई इंडिया का अनुवाद है। इसका अनुवाद हमारे सहयोगी और मित्र संजीव दत्त ने किया था। संजीव के विषय में भूतकाल का प्रयोग खास पीड़ादायक है। लगता है कि वो अभी दरवाजे से ठहाका लगाते दाखिल होगा और कहेगा कि आखिर आपने इस तर्जुमे को छाप ही दिया। संजीव के असमय और अचानक जाने से उसके बहुत से काम अधूरे छूट गए हैं। जैसे इसी किताब के लिए उसे चित्र खींचने थे, उसका जाना एक ऐसी प्रतिभा का अचानक विदा हो जाना है जिसे अभी ढेरों रचनात्मक कार्य करने थे। उसका बिछुड़ना हमारी निजी क्षति है। उसका अनुवाद छापते समय उसकी याद और ज्यादा शिद्दत से आई है। यह उसे श्रद्धांजलि है पूरे माध्यम परिवार की ओर से। इस पुस्तक में संजीव दत्त जी ने लिखा है कि हिंदुस्तान के बंटवारे और आज़ादी के वक्त जिम ने भरे मन से हिंदुस्तान को छोड़ दिया था और केन्या जाके बस गए थे। जिम भले ही अपने आखिरी वक्त तक वहां रहे, लेकिन उनका दिल यहीं हिंदुस्तान में था। अपनी जिंदगी के आखिरी बरसों में जिम एक बार फिर हिंदुस्तान लौटना चाहते थे, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सका। जो मुमकिन हो सका वो इस किताब की शक्ल में आपके सामने है। मनोज श्रीवास्तव जी, जो प्रबंध संचालक हैं मध्य प्रदेश माध्यम के, उन्होंने जो प्रस्तावना लिखी है, जिम कॉर्बेट हमारे लिए अनजाना नाम नहीं, पर्यावरणविद और भारत प्रेमी के रूप में उन्हें शायद ज़्यादा जाना जाता है बनिस्बत एक प्रख्यात शिकारी के। उनकी किताबों में भारत के बेहद अतरंग चित्र मिलते हैं। उनकी किताब माई इंडिया का अनुवाद युवाओं के लिए उपयोगी होगा। हमने पहले भी रुडयार्ड किपलिंग की किताब द जंगल बुक का अनुवाद विशेषकर युवा वर्ग को ध्यान में रखकर प्रकाशित किया था, जो बेहद लोकप्रिय हुआ था। इस किताब के अनुवादक संजीव दत्त हमारे प्रतिभावान सहयोगी थे। एक क्रूर दुर्घटना ने उन्हें हमसे छीन लिया। ये प्रकाशन उनको श्रद्धांजलि भी है। आशा है ये किताब पाठकों को पसंद आएगी। तो दोस्तों, बहुत बढ़िया किताब है ये मेरा हिंदुस्तान, जिसे कि आप खरीद सकते हैं नटराज पब्लिशर से, उनकी वेबसाइट पे जाके, जो कि है natrajbooks.co.in। संजीव दत्त जी लिखते हैं, इस किताब के वजूद में आने के लिए मैं शुक्रगुजार हूं अपने दोस्त आत्मा राम का, जिससे एक दिन यूं ही बात चली कि क्यों ना कुछ अच्छा कर डाला जाए। जिम कॉर्बेट के अनुवाद से बेहतर कोई काम हमें समझ में नहीं आया। आत्मा राम ने इस काम को प्रोजेक्ट की तरह लिया और मुझे भी ढीला नहीं पड़ने दिया। आत्मा राम की मदद के बगैर ये किताब मुमकिन नहीं थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब मंजर खान साहब ने अनुवाद की इजाज़त ही नहीं दी, बल्कि हौसला अफजाई भी की। उस्मानाबाद के प्रोफेसर वेद कुमार वेदालंकार जी का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। जिम कॉर्बेट की माई इंडिया का पहला हिंदी तर्जुमा उन्होंने ही किया था। जब मैं इस किताब का आधे से ज़्यादा तर्जुमा कर चुका हूँ, तब वेदालंकार जी की किताब मेरे देखने में आई। अपने अनुवाद में मुझे उनकी किताब से भी मदद मिली। मेरे पिता श्री सोम दत्त का शुक्रिया किताब की भाषा सुधारने और गलतियां ढूंढने के लिए। आज भी यदि किताब में कोई गलतियां हैं तो उनका जिम्मेदार मैं हूं, क्योंकि कहीं कहीं मैंने उनकी बात पर अमल नहीं किया। लड़का बाप की हर बात मान ले तो फिर वो लड़का कैसा। यदि मैंने कुछ ओरिजिनल लिखा होता तो जरूर अपनी बीवी कविता को समर्पित करता। उसकी बड़ी इच्छा है कि कोई किताब उसे समर्पित की जाए। तर्जुमे के दौरान जिम की कहानियां मेरी बेटियों गौरी और राधा के अलावा मेरे दोस्तों ने बड़ी दिलचस्पी से सुनी, इसलिए उन्हें भी शुक्रिया। माई इंडिया का अनुवाद करना बहुत मज़ेदार काम था। इस मज़े के लिए अपने दोस्त जिम कॉर्बेट का शुक्रिया, जिसने अपने शानदार तजुर्बों को शानदार ढंग से लिखकर हमें सौंपा। इसे पढ़ने में आपको भी वही मज़ा आए
जो मुझे लिखने में आया तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। संजीव दत्त जी, भोपाल। अब उन्होंने लिखा है जिम कॉर्बेट के बारे में। जिम यानी जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट का जन्म 1875 में कालाडूंगी में हुआ था और 12 भाई बहनों में जिम का नंबर 11वां था। जिम कॉर्बेट के पिता कालाडूंगी के पोस्टमास्टर थे और जब उनकी मृत्यु हुई तब जिम सिर्फ 4 बरस के थे। जिम ने कुदरत की गोद में होश संभाला। कालाडूंगी के खूबसूरत जंगलों में ना जानवरों की कमी थी, ना कमी थी परिंदों की। यही जंगल नन्हे जिम का पहला स्कूल बना और इसी जंगल से जिम ने अपना पहला सबक सीखा। घर में खाने के लिए एक परिंदा मार लाना बचपन में जिम की जिम्मेदारी थी, जिसे उसने शौक और लगन से निभाया। जब नन्हे जिम के हाथ में गुलेल थी तो जंगल की सरहद पर ही अपना शिकार कर लेता था। जब उसके हाथ में तीर कमान आया तो जिम जंगल के थोड़ा और भीतर जाने लगा और 8 बरस की उम्र में जब जिम के हाथों में एक पुरानी भरतल बंदूक आ गई तो पूरा जंगल ही जिम के लिए घर के समान हो गया। वो बंदूक जिम को उसके एक रिश्तेदार की सौगात थी। जिम का यह रिश्तेदार उन दिनों परिंदों की स्टडी कर रहा था और तरह तरह के परिंदे इकट्ठे करने का जिम्मा उसने जिम को सौंपा था। उस रिश्तेदार का क्या बना ये तो नहीं पता, लेकिन इस पूरे सिलसिले में नन्हा जिम परिंदों का एक्सपर्ट बन गया और बंदूक जो मिली वो बोनस थी। इस दुनाली भरतल बंदूक की एक नली फटी हुई थी, लेकिन जिम को इसका कोई मलाल नहीं था। इस नन्ही उम्र में भी जिम घर की माली हालत से बखूबी वाकिफ था और उसने अपने लिए तय कर रखा था कि उसकी चलाई हर गोली कम से कम एक परिंदा उसकी झोली में ले आए। जिम को इतना पक्का निशानेबाज बनाने में इस बात का बहुत बड़ा हाथ था। अभी जिम स्कूल में ही पढ़ता था कि उन दिनों फौज का एक बड़ा अफसर लड़कों की मिलिट्री ट्रेनिंग का जायजा लेने आया। स्कूली बटालियन के चुनिंदा निशानेबाजों को अपनी निशानेबाजी दिखाने का मौका दिया गया। वहां मौजूद लड़कों में जिम सबसे छोटा था। जब उसे निशाना लगाने को कहा गया तो घबराहट में पहला निशाना उससे चूक गया। यह देखकर वो बड़ा अफसर जिम के नजदीक आया और जिम की राइफल की साइट ठीक से मिलाकर बोला, अपने हिसाब से तसल्ली कर लो, निशाना आराम से लगाओ। बड़े अफसर का यह जुमला जिम ने हमेशा याद रखा और ज्यादातर आदमखोरों को मारने में जिम को कभी दूसरी गोली का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। वहां चांदमारी मैदान पर अफसर की बात सुनकर जिम ने तसल्ली से निशाना लगाया और बच्चों की बटालियन का सबसे बेहतर निशानेबाज साबित हुआ। इसके बाद जिम के मिलिट्री ट्रेनर ने जिम को अपने हथियार खाने में बुलाया और अपनी मनपसंद राइफल चुन लेने के लिए कहा। जैसे इतना ही काफी नहीं था, उसने जिम को यह भी कहा कि जितनी चाहो उतनी गोलियां ले जाओ, लेकिन इनके खोल संभाल कर रखना। खोल वापस लाओगे तो उतनी गोलियां और मिल जाएंगी। राइफल हाथ में और गोलियों की ना खत्म होने वाली सप्लाई, जिम को और क्या चाहिए था। जिम ने स्कूल की पढ़ाई खत्म की और पहाड़ों से दूर मैदानी इलाकों में 18 बरस की उम्र में रेलवे की नौकरी कर ली। पहले कुछ दिन, फिर गोरखपुर और मोकामा घाट में जिम ने रेलवे में काम किया। बीच बीच में वो कुमाऊं आते रहे और फिर कुमाऊं आकर ही बस गए। यहाँ उनका पुश्तैनी घर था। उनके बचपन का असली स्कूल कालाडूंगी का जंगल था और वो लोग भी थे जो जिम कॉर्बेट को अपना मानते थे। इस किताब के अगले पन्नों पर जिम की जिंदगी की कुछ शानदार झलकियां आपको पढ़ने को मिलेंगी। जिम की ही जुबानी में शुरू में पहाड़ों से जुड़ी हुई बातें हैं और बाद में मोकामा घाट से जुड़ी हुई। जिम के बारे में जितना लिखा जाए उतना ही कम है और उनकी शख्सियत इतनी बड़ी थी कि उसे आसानी से लफ्जों में बांध पाना मुमकिन नहीं है। मुझे यकीन है इस किताब को पढ़ने के बाद आप भी जिम के दोस्त बन जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे जिम को पढ़ने वाले दूसरे लोग और मैं बन चुके हैं। और फिर अपने दोस्त के बारे में बाकी सब कुछ खुद ही जान लेंगे। इस किताब के जरिए और जिम की दूसरी किताबों के जरिए, जिम के बारे में दूसरों की किताबों के जरिए भी। यह लिखा है दोस्तों स्वर्गीय श्री संजीव दत्त जी ने। जिम कॉर्बेट कहते हैं, यदि आप हिंदुस्तान की तवारीख पढ़ना चाहते हैं या ब्रिटिश राज की बुलंदी और उसके ढहने का ब्यौरा पढ़ना चाहते हैं या फिर इस उपमहाद्वीप के बंटवारे की वजह जानना चाहते हैं या फिर इस बंटवारे से दोनों हिस्सों पर और आगे चलकर पूरे एशिया पर पड़ने वाले
इसके असर के बारे में जानना चाहते हैं तो इन पन्नों में आपको यह सब नहीं मिलेगा। हालांकि इस मुल्क में मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई है, यहाँ की घटनाओं को इतने नज़दीक से मैंने देखा है और इन घटनाओं के खास किरदारों का मैं इतना ज़्यादा करीबी रहा हूँ कि इन मामलों को बगैर तरफदारी के दर्ज करने के लिए जो बेबाक नज़रिया ज़रूरी है वो इतने नज़दीक होने की वजह से मेरे पास नहीं है। जिस हिंदुस्तान को मैं जानता हूं उसमें 40 करोड़ लोग रहते हैं, जिनमें से 90% लोग सीधे साधे, ईमानदार, बहादुर, वफादार और मेहनती हैं, जिनकी रोजाना की इबादत ऊपर वाले से और जो भी सरकार गद्दी पर हो उससे रहती है और उनकी जान माल की सलामती बनी रहे और वो अपने मेहनत का फल अच्छे से खा सके। हिंदुस्तान के ये वो लोग हैं जो निपट गरीब हैं और जिन्हें अक्सर हिंदुस्तान के करोड़ों अधपेटे कहा जाता है। ये वो लोग हैं जिनके बीच में मैं रहा हूं और जिनसे मैं मोहब्बत करता हूं। ये वो लोग हैं जिनके बारे में बताने की कोशिश मैं इस किताब के पन्नों में करूंगा और ये किताब मैं अपने उन्हीं दोस्तों के नाम करता हूं, यानी कि हिंदुस्तान के गरीबों के नाम। अब कॉरवेट बोलते हैं कि आइए आपको मिला दूं अपने हिंदुस्तान के लोगों से। पिछला पन्ना पढ़ने के बाद आप पूछ सकते हैं, हिंदुस्तान के ये कौन से गरीब हैं जिनका जिक्र आपने किया है, या मेरा हिंदुस्तान से आपका मतलब क्या है? ये सवाल एकदम वाजिब है। 3 तरफ पानी से घिरे और 2000 मील से ज़्यादा उत्तर से दक्षिण और करीब इतना ही पूरब से पश्चिम तक फैले इस जोग्राफिया के किसी भी बाशिंदे को आमतौर पर हिंदुस्तानी कहे जाने का चलन इस दुनिया में हो गया है। जोग्राफिया के हिसाब से ये बात तो सही हो सकती है, लेकिन जब बात लोगों पर लागू की जाए तो इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि हिंदुस्तानी शब्द का इस्तेमाल अपने ढीले से मतलब की वजह से वैसी ही बड़ी गलत फहमियां पैदा कर चुका है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यदि हिंदुस्तान के नक्शे में दाएं से बाएं एक के नीचे एक लकीरें खींचते चले जाए तो आप हिंदुस्तान में रहने वाले 40 करोड़ लोगों को नस्लों में बंटता हुआ पाएंगे, और यदि आप ऊपर से नीचे को एक के बाद एक लकीरें खींचते चले जाए तो यही 40 करोड़ लोग अलग अलग अपने धर्मों में बटे हुए दिखाई देंगे। हिंदुस्तान के 40 करोड़ लोगों में इतनी ज़्यादा नस्लें और जातियां हैं जो कि यूरोप में पाई जाने वाली नस्लों और जातियों से भी कई गुना ज़्यादा है। ऊपर से नीचे की तरफ चलने वाली जो लकीरें लोगों को धर्मों में बांटती हैं वो देशों को अलग करने वाली सरहदों की लकीरों से भी ज़्यादा गहरी है। भारतीय साम्राज्य यदि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बटा है तो ये नस्ल की वजह से नहीं बल्कि धर्म की वजह से हुआ है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं कि इस किताब में हिंदुस्तान से मेरा क्या मतलब है। मेरा हिंदुस्तान में गांवों की जिंदगी और कामकाज की जो तस्वीरें मैंने शब्दों के जरिए उकेरने की कोशिश की है वो हिंदुस्तान के उस बड़े हिस्से से ताल्लुक़ रखती है जिसे मैं अपने होश संभालने के बाद से जानता रहा हूँ और जहाँ मैंने काम किया है। तस्वीरें उकेरने की ये कोशिश उन सीधे साधे लोगों की ज़िंदगी, उनके तौर तरीकों और उनके किरदारों से भी ताल्लुक़ रखती है। उनके बीच मैंने 70 बरसों का बड़ा हिस्सा गुजारा है। अब हिंदुस्तान के नक्शे पर एक निगाह डालें। अब कन्याकुमारी पर उंगली रखें जो कि हिंदुस्तान के सबसे दक्खनी किनारे पर है। अब आप अपनी निगाह सीधे ऊपर ले जाएं, जहां यूनाइटेड प्रोविंसेस में गंगा के मैदान हिमालय की तराई में गड्ढम गड्ढ होते दिखाई देते हैं। यहाँ आपको एक हिल स्टेशन दिखाई देगा, नैनीताल। यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी संयुक्त प्रांत की गर्मी की राजधानी है नैनीताल। अप्रैल से नवंबर तक नैनीताल मैदानी गर्मी से छुटकारा पाने आए हुए यूरोपियन लोगों और पैसे वाले हिंदुस्तानियों से ठसाठस भरा रहता है। सर्दियों में यहाँ थोड़े बहुत लोग वही बचते हैं जो यहाँ के पक्के बाशिंदे हैं। अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी में मैं इन्हीं पक्के बाशिंदों में से एक रहा हूँ। अब इस हिल स्टेशन को छोड़िए और अपनी निगाह दौड़ाइए समंदर के रास्ते जाती गंगा पर। इलाहाबाद, बनारस और पटना पार करने के बाद अब आप अपनी निगाह को रोक लीजिए मोकामा घाट पर, जहाँ मैंने 21 बरस तक मेहनत कशी की है। इस किताब में लफ्ज़ों से बनी तस्वीरें हिंदुस्तान के इन्हीं 2 इलाकों के बारे में है, नैनीताल और मोकामा घाट के बारे में। बहुत सी पगडंडियों के अलावा एक पक्की सड़क के जरिए नैनीताल पहुंचा जा सकता है। इस पक्की सड़क के बारे में हमें जो गुमान है वो ठीक ही है, क्योंकि ये सड़क
हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन ढंग से डिजाइन की गई और सबसे बेहतरीन रख रखाव वाली सड़क है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन से शुरू होकर अपने 22 मील के रास्ते में ये सड़क कई ऐसे जंगलों को पार करती हुई चलती है जिनमें कभी कभी शेर और बड़े बड़े अजगर भी दिखाई देते हैं। खूबसूरत इलाकों और आसान सी चढ़ाइयों पर होते हुए ये सड़क 4500 फीट की ऊंचाई पर नैनीताल कब पहुंच जाती है मालूम ही नहीं चलता। नैनीताल का ब्यौरा सबसे अच्छे ढंग से एक ऐसी खुली घाटी के तौर पर दिया जा सकता है जो पूरब से पश्चिम की तरफ 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है और इनमें सबसे ऊंची पहाड़ी है चीना। 8569 फीट की ऊंचाई छूते हुए पक्की सड़क की तरफ घाटी खुली हुई है। इसी घाटी में 2 मील से कुछ ज्यादा घेरे वाली एक झील है जिसके ऊपरी सिरे पर एक 12 मासी झरना है और निचले सिरे पर जहां पक्की सड़क खत्म होती है वहां हमेशा झील का फालतू पानी बहता रहता है। घाटी के ऊपरले और निचले दोनों सिरों पर बाजार है और चारों तरफ घने पेड़ों से भरी पहाड़ियों पर लोगों के मकान, गिरजाघर, स्कूल, क्लब और होटल दिखाई देते हैं। झील के किनारे पर बोट हाउस है। किसी खूबसूरत तस्वीर जैसा एक मंदिर है, एक गुफा मंदिर है जिसका बूढ़ा पुजारी जिंदगी भर से मेरा दोस्त है। वो झील कैसे बनी इस बारे में लोगों के अलग अलग ख्याल हैं। कुछ का कहना है ये झील बर्फीली नदियों से और जमीन के धसकने से बनी है और कुछ का मानना है कि यह झील किसी ज्वालामुखी के फूटने का नतीजा है। हिंदू कथाओं के मुताबिक इस झील को बनाने का श्रेय 3 पौराणिक ऋषियों अत्रेय, पुलत्स्य और पुलह को है। हिंदुओं की पवित्र पुस्तक स्कंद पुराण में बताया गया है कि ये तीनों ऋषि एक बार प्रायश्चित के लिए तीर्थ यात्रा करते हुए यहाँ चीना की चोटी पर आ पहुंचे थे और यहाँ उन्हें जोर से प्यास लगाई। अपनी प्यास बुझाने के लिए उन्हें जब पानी नहीं मिला तो उन्होंने जमीन में एक छेद किया और तिब्बत में मौजूद मानसरोवर झील का पानी इस छेद के जरिए खींच लिया। तीनों ऋषियों के यहाँ जाने के बाद देवी नैना यहाँ पर आईं और झील में रहने लगीं। वक्त बीतने के साथ पानी के इर्द गिर्द जंगल पैदा हो गए और पानी और हरियाली देखकर बड़ी तादाद में परिंदे और जानवर यहाँ पर आ गए और उन्होंने इस घाटी को अपना घर बना लिया। देवी के मंदिर के 4 मील के दायरे में ही मैंने बाकी जानवरों के अलावा शेर, तेंदुए, भालू और सांभर देखे हैं और इसी इलाके में 128 किस्मों के परिंदों की पहचान की है। यहाँ झील होने की अफवाहें नए हुक्मरानों तक पहुंची। पहाड़ के लोग वैसे भी अपनी इस पवित्र झील का अता पता किसी बाहरी आदमी को नहीं देना चाहते थे, लेकिन इन हुक्मरानों में से एक को सन 1839 में झील का पता लगाने का एक नया तरीका सूझा। उसने एक पहाड़ी आदमी के सिर पर बहुत भारी पत्थर रखवा दिया और उसे कहा कि जब तक वो नैना देवी की झील तक पहुंच नहीं जाता उसे इस पत्थर को ढोना पड़ेगा। कई दिनों तक पहाड़ियों में जानबूझकर भटकने के बाद वो आदमी पत्थर का बोझा ढोते ढोते आखिरकार टूट गया और अपने पीछे चल रही सरकारी मुलाजिमों की टोली को उसने वो झील दिखा दी। जब मैं छोटा था तब मुझे वो पत्थर दिखाया गया था जिसका वजन करीब 600 पाउंड था। जिस पहाड़ी आदमी ने मुझे ये पत्थर दिखाया उसने मुझसे कहा, हाँ ये पत्थर बड़ा जरूर है, लेकिन तुम्हें ये भूलना नहीं चाहिए कि उस जमाने में हम पहाड़ी लोग भी बहुत मजबूत और ताकतवर हुआ करते थे। आप एक बढ़िया सी दूरबीन ले लीजिए और मेरे साथ चलिए चीना पहाड़ी की चोटी पर। यहाँ से आपको नैनीताल के आसपास के इलाके का नज़ारा वैसा ही दिखाई देगा जैसे किसी ऊंची उड़ती चिड़िया की आंखों से आप देख रहे हो। सड़क एकदम सीधी चढ़ाई वाली है, लेकिन यदि चिड़ियों, पेड़ों और फूलों में आपकी दिलचस्पी है तो 3 मील की ये चढ़ाई आपको अखरेगी नहीं। ऊपर आकर यदि आपको भी उन तीनों ऋषियों की तरह प्यास लगे तो मैं आपको स्फटिक के समान धौला और चमकदार पानी का एक सोता बताऊंगा जहां आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं। थोड़ा सुस्ताने और अपना लंच करने के बाद अब हम उत्तर की तरफ मुड़ते हैं। आपके ठीक नीचे पेड़ों से भरी जो घाटी है ये कोसी नदी तक फैली हुई है। नदी के पार एक दूसरे के साथ चलती पहाड़ियों की चोटियां हैं जिन पर यहाँ कहाँ गांव बसे हुए हैं और इन्हीं में से एक चोटी पर अल्मोड़ा शहर है और दूसरी पर रानीखेत की छावनी। इन चोटियों के पार और चोटियां हैं जिनमें सबसे ऊंची पहाड़ी पर
ढूंगर बुकाल है। लेकिन 14,200 फीट ऊंची यह पहाड़ी बर्फ से ढके हिमालयन पर्वतों के सामने बौनी पड़ जाती है। यदि कौवे की उड़ान के हिसाब से सोचें तो आपके उत्तर में 60 मील दूर त्रिशूल है और 23,400 फीट ऊंची इस पहाड़ी के पूरब और पश्चिम में बर्फ के पहाड़ों की अटूट लकीर सैकड़ों मील लंबाई में है। जहां बर्फ निगाहों से ओझल होती है, वहां त्रिशूल के पश्चिम की तरफ पहले तो गंगोत्री वाले पहाड़ हैं, फिर बर्फ की नदियों और पहाड़ों के ऊपर केदारनाथ और बद्रीनाथ के पवित्र स्थान हैं। और स्मिथ की वजह से मशहूर माउंट कॉमेट पर्वत 25,447 फीट की ऊंचाई पर है। त्रिशूल के पूरब की तरफ थोड़ा और पीछे आपको नंदा देवी पर्वत, जिसकी ऊंचाई 25,689 फीट है, दिखाई देगा, जो कि हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा पर्वत है। उसके दाईं तरफ सामने नंदाकोट है, देवी पार्वती का बेदाग तकिया, और थोड़ा आगे पूरब में पंचाचूली की खूबसूरत चोटियां हैं। पंचाचूली मतलब 5 चूल्हे। तिब्बत में कैलाश के रास्ते जाते समय पांडवों ने यहाँ पर खाना पकाया था। सूरज की पहली किरण आने पर अब चीना और बीच की पहाड़ियाँ जब रात के अंधेरे के आगोश में ही होती हैं, तब बर्फीले पर्वतों का माथा गहरे रंग से बदलकर गुलाबी हो जाता है, और जैसे ही आसमान की सबसे करीबी चोटी को सूरज छूता है, ये गुलाबी रंग हौले हौले चकाचौंध सफेदी में बदल जाता है। दिन के वक्त ये पहाड़ शीतल और दूधिया दिखते हैं। चोटियों के पीछे बर्फीली धुंध की झीनी परत नजर आती है। सूरज के डूबते वक्त ये नज़ारा कुदरत के चितेरे मन की उड़ान के मुताबिक गुलाबी, सुनहरी या लाल रंग लिए होता है। अब बर्फ के पहाड़ों की तरफ आप पीठ कर लीजिए और चेहरा दक्षिण की तरफ कर लीजिए। अपनी दूर निगाह की आखिरी हद पर 3 शहर आपको दिखाई देंगे, बरेली, काशीपुर और मुरादाबाद। इन 3 शहरों में काशीपुर हमारे नज़दीक है, और फिर यदि कौवे की उड़ान से हम आसमानी दूरी मापें तो ये हमसे 50 मील की दूरी पर है। ये तीनों शहर कलकत्ता और पंजाब को जोड़ने वाली रेलवे लाइन के किनारे बसे हैं। रेलवे लाइन और इन पहाड़ियों के बीच की जमीन 3 किस्म की पट्टियों में बटी है। पहली पट्टी में खेती किसानी होती है और ये करीब 20 मील चौड़ी है। दूसरी पट्टी घास की है और करीब 10 मील चौड़ी इस पट्टी को तराई कहा जाता है। और तीसरी पट्टी भी 10 मील चौड़ी है, जिसे भाबर कहा जाता है। भाबर पट्टी सीधे निचली पहाड़ियों तक फैली हुई है। इस पट्टी में साफ किए गए जंगलों की उपजाऊ जमीन को सींचने के लिए कई नदी नाले हैं, और इस पट्टी में छोटे बड़े कई गांव बस गए हैं। इनमें से सबसे नज़दीकी गांव कालाडूंगी सड़क के रास्ते से नैनीताल से 15 मील दूर है, और इसी बस्ती के ऊपरी सिरे पर हमारा गांव है छोटी हल्द्वानी, जो कि 3 मील लंबी पत्थर की दीवार से घिरा हुआ है। नैनीताल से कालाडूंगी आने वाली सड़क, जहां पर निचली पहाड़ियों के किनारे बनी हुई सड़क से आकर मिलती है, ठीक वहीं मौजूद हमारी कॉटेज की छत पेड़ों के झुरमुट से झांकती हुई दिखाई देती है। यहाँ की निचली पहाड़ियों के करीब करीब पूरे इलाके में पत्थरों में लोहा है। उत्तरी हिंदुस्तान में पहली बार लोहा कालाडूंगी में ही गलाया गया था। लोहा गलाने में लकड़ी का ईंधन इस्तेमाल किया गया था, और कुमाऊं के बेताज बादशाह सर हेनरी रैमसे को जब यह डर लगा कि भाबर के पूरे जंगल ही इन भट्टियों में झोंक दिए जाएंगे, तो उन्होंने भट्टियां बंद करा दी। चीना पहाड़ी पर जहां आप बैठे हैं, वहां से लेकर कालाडूंगी तक निचली पहाड़ियों में साल के घने जंगल हैं। इन पेड़ों की लकड़ी रेलवे स्लीपर बनाने के काम में आती है। पहाड़ी की सबसे नजदीकी चोटी की नजदीकी परत के पास है छोटी सी झील खुरपा ताल, जिसके इर्द गिर्द फैले खेतों में हिंदुस्तान के सबसे उम्दा आलू पैदा होते हैं। अपनी दाईं तरफ थोड़ा आगे आपको सूरज की रोशनी में चमकती गंगा दिखाई देती है, और बाईं तरफ यही रोशनी शारदा के पानी पर चमकती दिखाई देती है। इन दोनों नदियों और निचली पहाड़ियों से होकर इनके गुजरने के बीच की दूरी करीब 200 मील है। अब आप मुड़िए पूरब की तरफ। अब आपके सामने और बीच की दूरी से फैला जो इलाका दिखाई देता है, उसे पुराने गजेटियरों में 60 झीलों वाला जिला कहा गया है। इनमें बहुत सी झीलें गाद जमने से भर गई हैं। कुछ झीलें तो मेरे सामने ही भरकर खत्म हुई हैं, और अब कुछ मायने रखने वाली जो झीलें बची हैं वो हैं नैनीताल, सात ताल, भीमताल, नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल के आगे आइसक्रीम के कोन जैसी जो पहाड़ी दिखाई दे रही है वो है छोटी कैलाश। इस पवित्र पहाड़ी पर किसी परिंदे या जानवर का शिकार यहाँ के देवताओं को गवारा नहीं। लाम से छुट्टी पर लौटा एक सिपाही, जिसे देवताओं की मर्जी के खिलाफ
एक पहाड़ी पर बकरी का शिकार किया था। यहाँ शिकार करने वाला आखिरी इंसान साबित हुआ था। पहाड़ी बकरी को अपना शिकार बनाने के बाद अपने दो साथियों के देखते देखते बगैर किसी जाहिर वजह के वो गिरा और 1000 फुट गहरी घाटी में समा गया। छोटी कैलाश के आगे काला अगर पहाड़ियां हैं, जहां मैं चौगड़ के आदमखोर की तलाश में 2 बरस तक घूमता रहा था। इन पहाड़ियों के बाद नेपाल के पर्वत आंखों से ओझल होते हुए दिखते हैं। अब जरा पश्चिम की ओर मुड़े, लेकिन पहले यह जरूरी है कि आप कुछ 100 फीट नीचे उतरकर देवपट्टा की 7991 फुट ऊंची और चीना से सटी हुई चोटी पर आ जाए। ठीक नीचे पेड़ों से भरपूर बीच की तंग पट्टी वाली गहरी घाटी चीना और देवपट्टा के जोड़ से शुरू होती है और दाचुरी से होती हुई काला डूंगी तक चली जाती है। हिमालय की किसी भी घाटी के मुकाबले यहाँ कई गुना ज्यादा पेड़ पौधे, फल फूल, परिंदे और जानवर हैं। इस खूबसूरत घाटी के आगे की पहाड़ियों की अटूट माला गंगा तक चली जाती है। गंगा का धूप में चमकता पानी आप 100 मील दूर से भी देख सकते हैं। गंगा के उस तरफ शिवालिक की पहाड़ियां हैं, वो पहाड़ियां जो बुलंदी से खड़े हिमालय के जन्म के पहले ही बूढ़ी हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये था पहला चैप्टर जिम कॉर्बेट की किताब मेरा हिंदुस्तान, जिसका हिंदी रूपांतरण संजीव दत्त जी ने किया है। फिर मिलेंगे कहानी के अगले हिस्से में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।